मैसेज मिला है या नहीं? यस ना, डन ना सर, मैसेज मिला होगा। है। ओके सर, ओके सर। सर अगेन गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इनकम टैक्स क्लास में आज क्या होगा? सर आज क्या होगा, इसमें मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आज सर एक न्यू टॉपिक, मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लाइक डिडक्शंस पे चर्चा कर रहे थे, और मैंने डिडक्शंस पे काफ़ी चर्चा करने के बाद फिर मैं सोचा कि कुछ आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, शायद नोट्स नहीं मिला डिडक्शंस का, अगर नहीं मिला है तो कलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर मिल चुका है तो प्रैक्टिस करना चालू कर लीजिए। लेकिन डिडक्शंस पे चर्चा आज और नहीं करेंगे। आज एक न्यू टॉपिक है, एंड टॉपिक का नाम है सर टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। सर आप लोग पहले टीडीएस के बारे में सुने हो? टीडीएस एडवांस टैक्स मतलब ऐसे डे टू डे लाइफ में, स्पेशली टैक्स रिलेटेड जब भी डिस्कशंस होता है यस सर, तो सैलरी। यस सर, वेरी गुड। जब भी स्पेशली सैलरी में, जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, जो लोग डिविडेंड कमाते हैं, है ना, जिनको कमीशन मिलता है, जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल में कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट मिलता है, शायद आप लोग ये सी चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि दिस काइंड ऑफ पेमेंट, जब भी सबसे बड़ा एग्जांपल तो सैलरीड पर्सन के केस में, किसी एक सैलरीड पर्सन को सैलरी दिया जाता है और वो हमेशा ऐसा बात करते हैं कि टीडीएस काट के मेरे हाथ में पैसा मिला है। ये बहुत कॉमन एक कॉन्सेप्ट हो चुका है आज के डेट में कि टीडीएस काट के हाथ में इतना आया, इट्स लाइक दैट। वो अलग बात कि आजकल पश्चिम बंगाल में डीए के ऊपर बहुत लड़ाई चल रहा है सर। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एकदम, डीए जानते हो ना, सैलरी में बहुत डिस्कस होगा सर डीए के ऊपर। ठीक है, या फिर जो लोग कर चुके हो, हाँ, डियरनेस अलाउंस। वही डियरनेस अलाउंस को लेके पश्चिम बंगाल में धरना में धरना, धरना पे धरना, धरना पे धरना। कल ममता दीदी ने बोला, ममता दीदी यही बोल रहे हैं कि आप लोग काम करोगे स्टेट गवर्नमेंट का और डीए मांगोगे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा, तो कैसे होगा? स्टेट चलता है स्टेट के हिसाब से, सेंट्रल चलता है सेंट्रल के हिसाब से। सो सबका अपना अपना है, लेकिन करंट सिचुएशंस कुछ ठीक नहीं है। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एकदम एकदम पूरा इसमें आ गया सर, जोश में आ गया, और बहुत मुश्किल कर रहे हैं। गवर्नमेंट काम भी बहुत रुका हुआ है पश्चिम बंगाल में। चलो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट डीए रिलेटेड मैटर है, वही सैलरी में डीए जो होता है। लेकिन हम लोग यहाँ डीए में बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो डीए डिस्कशन हम लोग डियरनेस अलाउंस, जिसको बंगाली में बोलते हैं मुआर्गो भाता, बट वो सैलरी में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग टीडीएस पे चर्चा कर रहे हैं। टीडीएस क्या है सर? ये टैक्स है, टीडीएस इज अ टैक्स। ठीक है, दैट इज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस, एंड टीडीएस इज अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का? सर कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। गवर्नमेंट क्या करता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये एक रूल है कि जब भी किसी को पेमेंट किया जाएगा, टीडीएस काट के पेमेंट किया जाए, और सोर्स से ही टैक्स को काट के गवर्नमेंट के घर में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेमिट कर दिया जाएगा। और सर अब बोलोगे तो फिर ये नॉर्मल जो इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे जब रिटर्न फाइल होगा, जब नॉर्मल जो टोटल इनकम कैलकुलेशंस होगा, वहां पर क्या होगा? सर वहां पर टीडीएस अगर कुछ पेमेंट पहले किया हुआ है, सोर्स में अगर किसी का कोई टीडीएस काट लिया गया, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मानो कि आप सैलरी कमाते हो, ध्यान से सुनना बात को मेरा, हाँ, एक सिंपल सा कहानी आपको बहुत क्लैरिटी दे देगा। मानो कि आप सैलरी से इनकम करते हो, मानो कि आप कैपिटल गेन से इनकम करते हो, मानो कि आप अदर सोर्स से भी इनकम करते हो, या फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी होता है। ठीक है, ज्यादातर केस में नॉर्मली एक कॉमन सेंस में देखा जाता है कि एक बंदा, मतलब एक इंसान सैलरी भी कमा रहा है और बिजनेस भी कर रहा है या प्रोफेशंस भी कर रहा है, दोनों एक साथ बहुत मुश्किल है। नॉर्मली ये संभव नहीं है सर। आप 12 आवर्स कहीं पर जॉब करके फिर बिजनेस करोगे, एक आम इंसान सोएगा कब? ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैं जब भी एग्जांपल लेता हूँ, आप देखिएगा कि सैलरी और पीजीपीपी को अलग रखता हूँ। लेकिन ये देखना सर आप कि
आपका कैपिटल गेन इनकम कॉमन हो सकता है, भले ही आप बिजनेस करते हो आपका कैपिटल गेन से इनकम है, भले ही आप बिजनेस करते हो आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी हो सकता है, अलॉन्ग विद दैट आपका सैलरीड इनकम है, साथ में आपका हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक सिंगल चीज कॉमन रख रहा हूँ कि सैलरी को मैं यहाँ पर रखा, सैलरी को रख के मतलब आपका सैलरीड इनकम है और साथ में मानो 2-3 और भी अलग सोर्स का इनकम। अब सैलरीड इनकम में जब भी आपको सैलरी मिला टीडीएस काट के मिला, लेकिन किंतु परंतु अभी पूरा साल भर आप इनकम करोगे, मानो कि आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा, मानो कि आपका अदर सोर्स इनकम होगा, ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि आपका कैपिटल गेन इनकम भी हो जाएगा। अब ये तीनों सोर्स में से आप इनकम किया, अब इस इनकम को आप टोटल इनकम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जीटीआई करेंगे, डिडक्शन देंगे, है ना, सारा कुछ देने के बाद, सारा कुछ देने के बाद फिर आप क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा ना, तो अगर आपका कोई पुराना टीडीएस मतलब उसी पर्टिकुलर साल के हिसाब से सेम प्रीवियस ईयर का कोई भी टीडीएस आपका, चाहे कोई भी सोर्स का हो, चाहे वो डिविडेंड सोर्स का हो, चाहे वो सैलरी सोर्स का हो, उस टीडीएस अमाउंट को आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दो दो बार थोड़ी टैक्स होगा सर, तो वो टीडीएस अमाउंट को माइनस कर लेना। एडवांस टैक्स अगर कुछ भी पहले दे चुके हो तो उसे भी माइनस कर लेना, अगर कुछ टीसीएस अमाउंट रहे तो उसका भी एडजस्टमेंट कर लेना। इस तरह से अल्टीमेटली आपका जो टोटल इनकम का लायबिलिटी है वो घट जाएगा। तो सिंपल बात है, ये भी टैक्स ही है, टीडीएस इज आल्सो टैक्स, बट उसको शुरू में काट ले। लेकिन हम लोग जो आज बात करने बैठे हैं सर, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, और सबसे पहले तो टीडीएस में भी चर्चा जारी रहेगा क्योंकि काफी सारा पॉइंट्स है टीडीएस के अंदर, तो मैं आपको एक एक करके सारा पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा बट बताएंगे तो जरूर, ठीक है, क्योंकि टीडीएस रिलेटेड डे टू डे डिस्कशंस मतलब इन रियलिटी टीडीएस रिलेटेड काम बहुत होता है, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, इट्स अ वेरी कॉमन फेनोमेना इन द टैक्स लाइफ। ओके, टैक्सिंग सेगमेंट में ये बहुत एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस रिलेटेड मैटर पे डिस्कशन होना जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इट्स अ एडवांस टैक्स, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स एंड इंट्रोडक्शन टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ठीक है। तो इसमें ये चार्ट देखो आप जरा, ये चार्ट से भी आपको बहुत कुछ पता लगेगा। तो जैसे ये टॉपिक में हम लोग टीडीएस रिलेटेड बात करेंगे, सेक्शन का अगर मैं बात करूं तो रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स जो है वो सेक्शन 192 से 196 के अंदर बोला गया है इनकम टैक्स में। सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स एट लोअर रेट 197 में बोला गया है, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे सर क्या लोअर रेट है क्या है 197। नो डिडक्शन ऑफ टैक्स इन सर्टेन केसेस, देयर आर सम सर्टेन मतलब सेगमेंट्स जहां पर टीडीएस काटने का नियम नहीं है, 197A। कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस भी हैं, जैसे 198 से लेके 206 ए बी के अंदर, पहले ये 206 डबल ए हुआ करता था, अभी 206 ए बी आ गया है, तो ए बी तक आपको मिसलेनियस प्रोविजंस को बोला है। ये टीडीएस रिलेटेड सेक्शंस है जो मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा करने जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जैसे टीडीएस कंप्लीट होगा फिर मैं आपको एडवांस टैक्स बताऊंगा। एडवांस टैक्स स्पेशली जिन लोगों का कंपनी है, कंपनी को एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। इनकम लेवल जैसे ही किसी का 1 करोड़ क्रॉस कर जाता है, एनुअल टर्नओवर वगैरह, एडवांस टैक्स पे करना मैंडेटरी है, ठीक है, टैक्स ऑडिट होता है, मैंडेटरी हो जाता है। सो आगे आगे मैं आपको बात करूंगा कि एडवांस टैक्स कब जरूरी है। लायबल टू पे एडवांस टैक्स जो है सेक्शन 207 से लेके 208 में चर्चा है। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स 209 पे चर्चा है। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब एडवांस टैक्स ऐसे नहीं कि एडवांस मतलब एक साथ में पूरा टैक्स दे देना पड़ता है, वो एवरी क्वार्टर में जमा करना पड़ता है, उसका भी डेट है। मैं अभी उसको स्किप करता हूँ बात को, क्योंकि जब एडवांस टैक्स चर्चा करूंगा तब मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट भर के साल भर का टैक्स को आप, मतलब सिंपल बात है, एडवांस टैक्स का इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसे मानो जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे, मतलब चाहे कोई मई जून में एग्जाम में अपियर कर रहा हो या कोई नवंबर दिसंबर के एग्जाम में अपियर कर रहा हो, सभी केस में एक चीज कॉमन है कि आपका प्रीवियस ईयर जो है वो 22-23 हो जाएगा और आपका असेसमेंट ईयर जो है वो 23-24 हो जाएगा, ठीक है। 22-23 2022-23 इज योर प्रीवियस ईयर एंड 2023-24 इज योर असेसमेंट ईयर। चाहे मई जून एग्जाम के टाइम पे भी देखो या नवंबर दिसंबर एग्जाम के टाइम पे भी देखो, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों केस में। हाँ, रिसेंट कुछ अपडेशन है जो मई जून के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट मे बी नवंबर दिसंबर में एप्लीकेबल होगा, बट जब अपडेट होगा मैं बताऊँ। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर, एडवांस टैक्स क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में कमाओ और असेसमेंट ईयर में गवाओ। प्रीवियस ईयर में इनकम करो,
असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो। दैट इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यही है कि प्रीवियस ईयर में इनकम करो एंड असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो। लेकिन एडवांस टैक्स थोड़ा उल्टा बोलता है। ये बोलता है कि नहीं, प्रीवियस ईयर में ही इनकम करो और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करो। बट ऐसे नहीं कि पूरा एकदम संगे संग ले लेगा, नॉट लाइक दैट सर। इसका भी कुछ पार्ट बाय पार्ट इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज होता है, ठीक है। तो वो सेक्शन 211 में वो इंस्टॉलमेंट डेट भी बोला जाएगा आपको, और कैसे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन होगा उसके बारे में भी आइडिया दिया जाएगा। सो करेंटली क्योंकि आज मैं टीडीएस में बात करूंगा, तो आज एडवांस टैक्स को थोड़ा सा छोड़ देते हैं सर। लेकिन अभी मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सेक्शन पढ़ना पड़ेगा और किसके ऊपर हमें अपना एक्सपर्टीज डेवलप करना पड़ेगा। क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स का कुछ कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 219 में बोला है, 219, एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन इन 234B एंड 234C। इट्स वेरी पॉपुलर। क्यों पॉपुलर? एग्जाम में क्वेश्चंस में अंदर भी आपको इसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ डिफर्टमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स अगर प्रॉपरली नहीं देते हो, शॉर्ट पे करते हो, या फिर एडवांस टैक्स में कुछ कैलकुलेशंस में गड़बड़ करते हो, देरी करके देते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा जानते हो? आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट में किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है डेट वाइज, जितना दिन का डेली मतलब डिले होता है उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन इस कैलकुलेशंस को हम लोग सेक्शन 234B एंड 234C में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल डिस्कस नहीं करना है क्या? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं करेंगे, लेकिन करना है। लेकिन ये सेक्शन बहुत वाइटल है, बस इतना याद दिलाना चाहते हैं। अच्छा, टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स, दैट इज टीसीएस। ये कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ना समझ ले। टीसीएस से पहले से टीसीएस चल रहा है, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आने से पहले से ही टैक्स कलेक्शन एट सोर्स चल रहा है। सो नो इशू विद दैट। ये टैक्स पढ़ने के टाइम पे टीसीएस दिख गया तो टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स समझ के चलना सर। 206C के अंदर टीसीएस के बारे में बोला है। टीसीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड नॉन फर्निशर्स ऑफ पैन, उनके लिए कुछ सेक्शंस है, 206CC एंड 206CC। एंड डिफरेंस बिटवीन टीडीएस टीसीएस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। एंड कॉमन नंबर फॉर टीडीएस एंड टीसीएस ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा अंतर है जो 203A में अंदर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है सर। ठीक तो कुछ है नहीं, अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, जस्ट क्या पढ़ना है उसके बारे में एक ओवरऑल आइडिया लिए। ये टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड टीसीएस, ये तीनों कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाएगा, अब इसको कहाँ कहाँ बोला है, मेन मेन क्या सेक्शंस है जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए ऊपर मैंने थोड़ा आपके साथ जस्ट डिस्कस किया। अब चलो थोड़ा बेसिक बात करते हैं। सर कितना बेसिक बोलोगे? सर आज स्टार्ट क्लास है ना टीडीएस का, तो थोड़ा बेसिक चर्चा करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को पता है ना, हम लोग धीरे धीरे स्पीड अप ले लेते हैं। स्पीड अप नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे गहराई में चले जाते हैं। तो धीरे धीरे गहराई में जाना अच्छा होता है। अचानक गहरा में कूद जाएंगे ना, फिर निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए जल्दबाजी ना करें, सीखने का कोशिश करें। अच्छा, टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये तो फुल फॉर्म हो गया सर। कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हेलो, स्क्रीन शेयर है? एक बार कंफर्म कर देना, आजकल ना कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी मेरे को सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। मैम के क्लास में ऐसा हुआ है 2 बार लगातार कि मैम ने क्लास में रिकॉर्डिंग दिख रहा है, स्क्रीन भी शेयर भी हो रहा है, बट बाद में रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं भी पूछता रहता हूँ आप लोग। अच्छा देखो, तो टीडीएस क्या है? टीडीएस इज द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हिच इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर और डिडक्टर फ्रॉम द टैक्स पेयर। जरूरी नहीं ऑलवेज एम्प्लॉयर ही होगा, मतलब नॉर्मली सैलरीड केस में, सैलरी के केस में, सैलरीड पर्सन के केस में एम्प्लॉयर करेगा। बट बहुत सारे और भी केसेस हैं जहां पर आप सैलरी मतलब जॉब नहीं करते हो, बट फिर भी आपसे टीडीएस काट के ही आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो इन दैट केस वो आपका एम्प्लॉयर नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उनको डिडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो टीडीएस कौन काटेगा? डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर और डिडक्टर फ्रॉम द टैक्स पेयर, मतलब जिसको एक्चुअली टैक्स पे करना है, एंड इज डिपोजिटेड इन दी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब अल्टीमेटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही जमा करना है। किसके बिहाफ में? ऑन बिहाफ ऑफ हिम और हर, मतलब जिसका टैक्स पे हो रहा, जिनका टैक्स पे हो रहा।
टीडीएस रेट आगे बताएंगे सर, पूरा डिटेल्स चर्चा करते हुए टीडीएस रेट में बात करेंगे। एज ब्रैकेट एंड इनकम ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, आपको पता है ऐसे एज ब्रैकेट के ऊपर जब भी बात हुआ है तो एज ब्रैकेट जैसे कि बिलो 60 के लिए सर वही टीडीएस का जो नॉर्मल रेट है ना वो टैक्स रेट ही है, बिलो 60 का, ग्रेटर देन 60 टू 80 का, ठीक है, एंड अबव 80 का, वो जो बेसिक स्लैब है वही टीडीएस है। लेकिन कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी है टीडीएस का, वो भी बताएंगे सर कि अलग अलग रेट कब कब लग जाता है। लेकिन नॉर्मल टीडीएस मतलब टैक्स, जो टैक्स है वही टीडीएस है। व्हाट इज टीडीएस इन इनकम टैक्स? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन स्पेसिफिक अमाउंट दैट इज डिडक्टेड व्हेन अ सर्टेन पेमेंट लाइक सैलरी पे कर रहे हैं काट लेंगे, कमीशन पे कर रहे हैं काट लेंगे। ठीक है सर, इतना काटने का मजा आता है क्या? अरे सरकार को यही तो मजा है, सरकार का मजा समझ रहे हो आप लोग? क्यों मजा आता है सरकार को इसमें? गवर्नमेंट बजट देखते हो ना, कहाँ गया गवर्नमेंट बजट मेरा, गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन, ये पाइपलाइन बहुत कुछ बता देता है। सरकार को मजा इसलिए आता है क्योंकि गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्स से इनकम होता है। ये जो ब्लू एरिया देख रहे हो ना, ये ब्लू एरिया गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू का एरिया है। इसमें जीएसटी से कमाते हैं, एक्साइज से कमाता है, इनकम टैक्स से कमाता है, कॉर्पोरेट टैक्स से कमाते हैं। हम लोग जिस बारे में भी बात करें दैट इज इनकम टैक्स पार्ट। अब इनकम टैक्स में रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स में भी आप लोगों को पता है ना बहुत सारे लोग बाद में टैक्स को छुपाते हैं, देरी करते हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए अर्ली मनी, मतलब अगर जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। तो जहां जहां सरकार को पता है कि भाई ये तो मेरे हाथ में है, तो सरकार क्या करेगा, जल्दी ले लेगा, तुमको पेमेंट करेगा, टीडीएस काट के ले लेगा। मतलब ये उसको क्या होता है, कलेक्शन फास्ट हो जाता है। और कलेक्शन फास्ट के साथ साथ एक एश्योरेंस भी मिल जाता है, भाई मेरा तो ये सिक्योर पैसा है, ये तो आएगा ही जल्दी। तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी क्या कर लेता है, अपना जो भी खर्चा है उसके ऊपर भी अपना जो बजट है वो उस बजट पे काम कराता है। अरे देश चलाना पड़ता है ना रे बाबा, जैसे फैमिली चलता है वैसा देश चलता है। तो फैमिली चलाने के लिए जैसे माँ बाबा को सोचना पड़ता है, पेरेंट्स को सोचना पड़ता है, या फिर आप जब बड़े हो जाएंगे आपको सोचना पड़ेगा, वैसा गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से मेरा सोर्स ऑफ इनकम को मैं जल्दी जनरेट कर पाऊँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, सब अपना सोचता है। हाँ, दो नंबर ही नहीं करना चाहिए, वो अलग बात। ठीक है, एक नंबर रह के जो हो सकता है वो करना चाहिए। ठीक है, मतलब पैसा कहाँ से आएगा बोल के कुछ भी करके पैसा कमाएंगे, जो स्कैम देखने को मिल रहा है, ये होना नहीं चाहिए सर। और उसमें क्या है ना, सबके कल्याण में थोड़ी आता है वो पैसा, वो तो एक दो लोगों के पर्सनल इच्छा पूरा होने के लिए होता है। छोड़ो सर, पॉलिटिकल स्कैम में बात नहीं करें तो अच्छा है, नेगेटिविटी फैल जाता है और गुस्सा भी बड़ा आता है। छोड़ो। सो व्हाट इज द पॉइंट नाउ, टीडीएस क्या हो गया, स्पेसिफिक अमाउंट दैट इज डिडक्टेड व्हेन अ सर्टेन पेमेंट लाइक सैलरी, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल फीस एटसेट्रा इज मेड। देने से पहले काट दो। द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट, द पर्सन हु मेक्स द पेमेंट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। जो पेमेंट करेगा वो सोर्स से टैक्स को काट लेगा, while the person who receive a payment or income has the liability to pay tax. The person who makes the payment deduct tax at source, while the person who receives the payment or income has the liability to pay tax, जो सरकार को जमा करेगा। It lowers tax evasion. Point to be noted. There is a concept of tax evasion. Evasion मतलब टैक्स, बांग्ला हम लोग बांग्ला में बोलते हैं इसको, टैक्स से फांकी देवा, कौर फांकी बोलते हैं इसको, बड़ा अच्छा लैंग्वेज होता है कौर फांकी। फांकी मतलब फांकी मतलब बेसिकली छुपा लेना, अपना टैक्स देने में टैक्स को छुपाना। ठीक है, या फिर चोरी करना बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल लो यार क्या दिक्कत है। ठीक है, टैक्स ना देने का बहाना मारना या देरी करना या कुछ भी, जैसे टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग हमेशा सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं कि सरकार ने क्या किया। इट्स अ नॉर्मल ट्रेंड इन आवर कंट्री। किसी भी आम आदमी को पूछो, ठीक है, सबसे पहले ये बोलेगा कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या किया। और सब हमारे लिए मतलब क्या, ह्यूमन बींग के लिए नहीं, मतलब इंडियंस के लिए नहीं, सब अपना जात पात करके बोलेगा। ठीक है, मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए क्या किया, ट्राइब्स के लिए क्या किया, ब्राह्मीण के लिए क्या किया, बंगाली के लिए क्या किया, मारवाड़ी के लिए क्या किया, पंजाबी के लिए क्या किया, फिर उसके बाद सिख के लिए क्या किया, मुस्लिम के लिए क्या किया, ऐसा बात करता है। मतलब इंडियंस ऐसे बात कर लेते हैं जब भी सरकार पे उंगली उठाना होता है। लेकिन एक चीज ना सब कोई भूल जाते हैं कि जब तुम एक उंगली उठाते हो तो तीनों उंगली तुम्हारे तरफ भी होता है।
तुमने अपने देश के लिए क्या किया? अब बिग क्वेश्चन, जवाब आप ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया। अगर जवाब में कुछ पॉजिटिव मिलता है तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इट्स फुल्ली अप टू यू। सर जरूरी है कि हम लोग देश के लिए कुछ करेंगे। अब देखा ना सर, आजकल सब लॉजिकल बच्चे लोग हैं, सब अपने अपने सोच लेगा। तो कहने का मतलब है टैक्स इवेशंस को रोकना। अब देखो, जब नॉर्मल वे में बात नहीं बनता, ऐसे कहावत है ना बंगाली में, जब सीधा उंगली में घी नहीं उगता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। हमारे बोले ना कि यदि सोजा आंगुले घी ना उठे, उंगली आंगुलटा के बाकी घी डूबता है। इट्स लाइक दैट, हिंदी में भी बोलते हैं, बंगाली में भी बोलते हैं। तो ये सरकार का एक ऐसा ट्रिक्स है कि पहले बोला था कि भाई सीधा सीधा टैक्स दे दो, लोग देगा नहीं, इसलिए स्टार्टिंग में लेने का सोच लिया, बिकॉज द टैक्स विल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ पेमेंट। डिविडेंड पेमेंट, अच्छा रिसेंटली एक छोटा सा अपडेट है, ऐसे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल करेंटली नहीं है, बट हाँ नवंबर दिसंबर में एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट बनाया बोलो तो, कि रिसेंट यूनियन बजट में एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने सोचा दे देते हैं एक बार, कि ऐसा गवर्नमेंट बीच बीच में ना ऐसे बहुत सारी चीजों में अपडेट लाता रहता है। ऑल टाइम अपडेट चलता रहता है। जब भी कोई इशू होता है गवर्नमेंट को, अगर किसी चीज में ऐसा लगता है कि नहीं इसमें टीडीएस नहीं काटेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेते हैं। जैसे इस बार बजट में एक डिसीजन लिया, थोड़ा रिसेंट अपडेट है, नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस एग्जाम, बट जानकारी लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्या होता है वो भी जान लो, 2 मिनट का बात है। फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन बजट में इस बार बोला है, निर्मला सीतारमण जी अनाउंस दैट डिविडेंड पेमेंट टू REITs, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनवीट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, दीज आर काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इसको म्यूचुअल फंड बोलना नहीं चाहिए, बट जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही काम करते हैं। मतलब ये यहाँ पर आप पैसा डालोगे, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करोगे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, बदले में आपको टाइमली, जैसे म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ग्रो होता है, वैसे ही रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी आपका पैसा ग्रो होगा और आपको बाद में पेमेंट मिलेगा। सिंपल बात है। ठीक है, बाद में आपका गेन होगा तो वो गेन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने मतलब डिसाइड किया ताकि गवर्नमेंट के पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा आए, उसके ऊपर बेस करके हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत जरूरत है ना सर। जैसे अभी कश्मीर पे रेल लाइन बन गया, पता है आप लोगों को, एकदम अप टू अनंतनाग तक रेल लाइन जा रहा है। मतलब श्रीनगर तक नहीं पहुंचा अभी तक, बट ऑलरेडी बन गया। काटरा से हम लोग लोकल ट्रेन करके कश्मीर देख सकते हैं। मतलब क्या गजब है, स्विट्जरलैंड को भी हम लोग हार मनाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में ट्रेन जा रहा है सर, एकदम मणिपुर नागालैंड तक ट्रेन लाइन जा रहा है, अरुणाचल तक भी जाने वाला है। ऑलरेडी ब्रिज बन गया है, मतलब बस ब्रिज ब्रिज जो था आसाम के साथ, काफी अच्छा कनेक्टिविटी बन चुका है। बॉगी बिल ब्रिज और भी बहुत सारा ब्रिज बन गया है ब्रह्मपुत्र के ऊपर। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए ना गवर्नमेंट देश का। जितना डेवलपमेंट होगा उतना मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएगा। तो ये गवर्नमेंट का सोच है कि भाई हमारे पास फंड आएगा, तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इसमें टीडीएस को एग्जाम कर देते हैं। Made exempt from tax TDS, this aims to increase compliance with tax laws. A proposal was also made to take advance tax liability on dividend income after the payment of declaration of dividend has been made. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप किया। ठीक है, तो कई बार गवर्नमेंट क्या करते हैं, टीडीएस को एग्जाम भी कर देते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट को मतलब डेवलपमेंट मिले, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिले। तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, अब उसमें और नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि ये एक अपडेट था तो मैं सोचा कि थोड़ा बता देते हैं। अच्छा, व्हेन शुड टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एंड हु इज लायबल टू डिडक्ट? कुछ बेसिक सवाल, आम आदमी के मन में चलने वाला सवाल, कि कब टीडीएस डिडक्ट होता है और कौन लायबल है डिडक्ट करने के लिए। ये आम क्वेश्चन का जवाब के लिए ये नोट्स है सर। If you are making any sort of payment specified under the Income Tax Act, then TDS will be deducted at the time of these payments. However, no TDS will be deducted if you are an individual or HUF and your books are not required to be audited. मतलब बुक्स मतलब अकाउंट्स, तो फिर जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ रेंट पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल और HUF, अगर आप रेंट पे कर रहे हो, HUF मेंबर समझते हो ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर, ज्वाइंट फैमिली जिनका बिजनेस होता है, जॉइंट फैमिली बिजनेस जिनका होता है, उन भी उस फैमिली का जो मेंबर है। ठीक है, वेयर द अमाउंट पेबल एक्सीड्स ₹50,000, अगर अमाउंट पेमेंट, अगर रेंट का पेमेंट 50,000 क्रॉस करता है, देन टीडीएस मोटा मोटी 5% का करंट रेट चल रहा है,
विल बी डिडक्टेड इवन इफ योर बुक्स आर नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। अगर आपका टैक्स ऑडिट नहीं भी होता है, मतलब अगर आप HUF हो, आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, आप इंडिविजुअल हो, टैक्स ऑडिट नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी को रेंट पे कर रहे हो 50,000 से ज्यादा, TDS काट के पेमेंट होगा। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर टैक्स डिडक्टेड अकाउंट नंबर, टैन नंबर भी नहीं चाहिए आप, इफ यू आर लायबल टू हैव TDS डिडक्टेड एट 5%। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, देन योर एम्प्लॉयर विल डिडक्ट TDS। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, एज पर एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब रेट्स। जो टैक्स स्लैब चलता है, द बैंक विथ whom you hold a working account, जहां पर आपका अकाउंट रहेगा सैलरी अकाउंट, वो आपका TDS काट काट के आपका अकाउंट में शो करेगा, जैसे कि 10% नॉर्मल रेट चलता है। हाउएवर इफ दे डू नॉट हैव योर पैन, देन TDS बढ़ के 20% हो जाएगा। अगर पैन डिटेल्स नहीं है, KYC वगैरह अपडेट नहीं है, तो 20% हो जाएगा for the majority of payments. TDS rates are set in the Income Tax Act. The payer deduct TDS as per the rates applicable. You will not be required to pay any tax if you submit your investment proofs to your employer and your total income that can be taxed in below the total taxable threshold. Taxable threshold मतलब वही, अगर आपका 2.5 लाख के नीचे का इनकम है, अगर आपका 2.5 लाख का नीचे का इनकम है तो आपको देना नहीं पड़ेगा। Thus no TDS will be deducted in this case. You can also submit form 15G, 15H to the bank if the total taxable income is below the total taxable limit. The bank in this case will not deduct any TDS on your interest income also. तो अगर there are certain situations, मैं आपको डिटेल्स में बोलूंगा, ये तो समरी पॉइंट्स है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस होता है कि कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स अगर प्रूफ दिखा सकते हो तो बैंक आपका TDS नहीं काटते। इन केस यू फेल्ड, जैसे कि यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी टैक्स इफ यू सबमिट इन्वेस्टमेंट, सही तो बोला। इन केस यू फेल्ड टू सबमिट द इन्वेस्टमेंट प्रूफ टू योर एम्प्लॉयर and the bank deducted TDS, then you can file a return and claim refund of it, provided your total taxable income is below the total taxable limit. एक TDS का छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आएगा। Assume that स्टार्टअप कंपनी, एक न्यू कंपनी जो अभी अभी बना है, स्टार्टअप। हाँ, स्टार्टअप मतलब कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कहते। स्टार्टअप होने के लिए आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है नॉर्मली, ठीक है। मैं स्टार्टअप में नहीं जाता, बस सिंपल एक बात समझते हैं कि एक बिजनेस। Let's assume that startup company pays 90,000 as a rent every month to whoever owns the property, मतलब जिसका भी प्रॉपर्टी ओन करके उसने, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, मतलब किसी का एक प्रॉपर्टी है उसको भाड़ा लेके किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है ना, लैंड बेसिकली या घर, ऑफिस। 90,000 का रेंट है, द TDS applicable to the amount is 10%. So the company must subtract 9,000 and pay 81,000 to the property owner. समझ रहे हो सर? 90,000 का रेंट है, 10% का TDS है, तो 9K काट लेगा, 81,000 अल्टीमेटली प्रॉपर्टी ओनर के हाथ में जाएगा। इन दिस केस द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल रिसीव 81,000 following TDS. The owner can add the gross amount of 90,000 to his income, thereby allowing him to take credit of 9,000 that has already been deducted by the company. अब ये जो ओनर जब टोटल इनकम रिटर्न फाइल करेगा, टोटल इनकम का रिटर्न फाइल करेगा, तब उसने अपना रेंटल इनकम क्या शो करेगा? हाँ बोलो सर। ये जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो इस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो अपना इनकम 81,000 बोलेगा कि 90,000 बोलेगा कि मेरा रेंटल इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? थोड़ा जवाब दीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी ओनर के हाथ में 81 मिला है TDS काट के, तो वो अपना इनकम क्या बोलेगा, 90,000 की 81,000? 90,000। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। और ये 90,000 शो करेगा कहाँ पर? जब टोटल इनकम कैलकुलेशन करेगा ना, जो ऑलरेडी आपको मैं रिसेंटली सिखा के आया, तो वहां पर वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में 90,000 शो करेगा। वो भी जो भी डिडक्शंस वगैरह है ले लेके, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम 90,000 शो करेगा और 9,000 का क्रेडिट हो जाएगा उसका। ये क्रेडिट को कहाँ एडजस्ट करेगा? टैक्स लायबिलिटी जब एंड में आएगा ना, मैं दिखाऊंगी क्वेश्चन करेंगे ना TDS कैसे एडजस्ट होता है, तो वो 9,000 का माइनस होता है। मतलब ये ऑलरेडी आपको क्रेडिट में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ओनर जो है ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। अगर मानो फिर से 90,000 में टैक्स पे करेगा तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा, इसीलिए क्रेडिट अवेलेबल होता है। नहीं तो डबल टैक्सेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना तरह का TDS हो सकता है उसका एक छोटा सा आइडिया यहाँ पर है, ठीक है। जैसे देखो, सैलरी पेमेंट के टाइम पे LIC क्या
अमाउंट ऑफ पेमेंट के टाइम पे कई बार बैंक इंटरेस्ट, ब्रोकरेज कमीशन, कमीशन पेमेंट्स, compensation on acquiring immovable property, contractor payments, deemed dividend, insurance commissions, interest apart from interest on securities, payment of rent, remunerations paid to director of a company, transfer of immovable property, winning from game like crossword, puzzle, card, lottery, etc. ये सब में तो पहले करेगा। केबीसी जीत के आओगे पहले 30% टैक्स काटेगा, टीडीएस है, उसी को टीडीएस बोलते हैं। ठीक है, 30% पेमेंट काट के फिर आपके हाथ में देगा। घर पे 1 करोड़ लेके आएंगे, फिर मैं अपने टाइम पे टैक्स दूंगा, सरकार बोलेगा नहीं ठीक है भाई चलेगा, हम लोग बाद में देख लेंगे, तुम देखे जाओ। तुमने केबीसी में 1 करोड़ जीतोगे तो पहले तुम्हारे हाथ से 30 लाख ले लेगा। अच्छा वो तो छोड़ो, केबीसी मत जाओ, आजकल तो सब लड़के लोग, लड़का लड़की कोई बात नहीं है, ड्रीम 11 में पड़ा रहता है। खेलते हो आप लोग ड्रीम 11? रमी, ड्रीम 11 में अच्छा पैसा है आजकल। ठीक है, कोई 20 लाख जीतता है, कोई 25 लाख जीतता है। 10,000 के ऊपर जो भी जीतोगे टीडीएस काट के पेमेंट होगा। So what is TDS rate on salary? एक रिसेंट अपडेशन है। TDS rate on salary are the same as tax slab rates, जो टैक्स स्लैब चलता है। अगर आपका एज 60 साल के नीचे है, your TDS liability will be nil। इन केस अगर आपका इनकम 2.5 लाख से भी नीचे है या 3 लाख से नीचे है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर बढ़ रहा है आपका इनकम तो जो टैक्स रेट है 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से 10 20%, सेम कॉन्सेप्ट में चलेगा। ठीक है, इसमें 2 टैक्स रिजीम आ गया आजकल, एक आपका 115 बीएसई और एक आपका रेगुलर जो पुराना कॉन्सेप्ट है। आप लोग दोनों जानते हो सर, इसलिए मैं और रिपीट नहीं कर रहा उसको। ठीक है, तो वही रेट है, बट हाँ इसके अलावा और भी रेट है जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पर एक पूरा मैं रिटर्न फाइल करने का से, ये ऑनलाइन रिटर्न में जैसे रिटर्न फाइलिंग चैप्टर पे बताना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि टीडीएस रिलेटेड चर्चा हो रहा है तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट को नोट डाउन कर दिया कि हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन। तो ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकल है, जब आप लोग फार्म में काम करोगे ना तब आपको बस स्टेप बाय स्टेप याद करना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर रखा, जैसे ड्यू डेट भी यहाँ पर मैंने दे दिया, 2022-23 में मोटा मोटी क्या ड्यू डेट चल रहा है। ठीक है, तो वही सब यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पेनल्टी रिलेटेड बात भी है, आगे बहुत पेनल्टी चर्चा करना है। जैसे क्या, जैसे नॉर्मली अगर मैं डेट का बात करूँ तो टीडीएस का करंट डेट क्या चल रहा है, ड्यू डेट का Q1 अप्रैल टू जून का है 31 जुलाई 2022, जुलाई टू 30 सितंबर का 31 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 31 टू 31 दिसंबर, मतलब थर्ड क्वार्टर का है 31 जनवरी, और लास्ट क्वार्टर का है 31 मई। ठीक है, इस तरह से आप टीडीएस का नॉर्मल ड्यू डेट 22-23 फाइनेंशियल ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 का चल रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे अपलोड होगा पूरा स्टेप बाय स्टेप बोला हुआ है। इनकम टैक्स में साइड में जाके भी आप इसको चेक कर सकते हो। टीडीएस पेमेंट के लिए चालान वगैरह कुछ काटने का प्रावधान है, आगे आगे मैं दिखाऊंगा इसको। ठीक है, पेनल्टी क्या लग जाता है, तो नॉर्मली पेनल्टी का भी प्रोविजंस है। Failure to submit your return under section 272A subsection 2 of the Income Tax Act, a penalty of ₹100 will be levied for each day the return remains unsubmitted। जितना दिन का आपका रिटर्न डिले होगा हर दिन का 100 रुपया का पेनल्टी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ द टीडीएस अमाउंट। जितना मैक्सिमम टीडीएस है उतना का पेनल्टी मैक्सिमम जा सकता है, पर उससे कम भी हो सकता है। 100 दिन 100 टका पर दिन, 100 रुपीज पर डे। ये कब होगा, जब आपका रिटर्न सबमिट में फेलियरिटी आएगा। फेलियर टू फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम, 234E of the Income Tax Act, penalty of 200 will be levied for each day that return remain unfilled, subject to maximum TDS amount। 271H of the Income Tax Act, penalty 10,000 से लेके 1 लाख तक का जा सकता है अगर डिफॉल्ट होगा तो, मतलब रेगुलर नहीं कर रहे आप, इन केस द डिडक्टर डिफॉल्ट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, ये सब पेनल्टी लग जाता है सर। तो ये करना चाहिए टाइमली। अब ये सब मैं आपको एक समरी बताया, ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं किया। ठीक है, टीडीएस डिडक्शन स्टेटस भी चेक किया जाता है, ये सब आप लोग एक बार गो थ्रू करना। रिफंड कैसे होता है, हाउ टू क्लेम टीडीएस रिफंड्स, मैं यहाँ पर देके रखा। करेंटली ये चर्चा नहीं है हमारा, ठीक है, ये चर्चा नहीं है अभी, तो पूरा प्रोविजन जानना है, उसके बाद ये सब कुछ कॉमन क्वेरीज है, एफएक्यूज टीडीएस रिलेटेड। What is full form of TDS? Who has to pay, has pay or eligible TDS deductions? What is the use of TDS challan? Is TDS required to paid only by salaried individuals? Is PAN required for payment of TDS? What is the penalty? What is the penalty for employer fails to submit? अगर employer गलती करेगा तो उसका क्या penalty? Due date के अंदर नहीं करेगा तो 171H। What is the penalty for a company that fails to deduct TDS on time? 1% पर मंथ का डिडक्शन लग जाए, मतलब पेनल्टी लग जाता है जब कंपनी फेल करेगा तो ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। लेकिन सर ये जो लोग सिर्फ रिटर्न फाइलिंग का काम सीखते हैं ना उनको इतना जानकारी होने से चलेगा। मतलब जो लोग सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं उनको इतना नॉलेज होने से चलेगा। लेकिन अगर डिटेल्स जानना है, डिटेल्स में समझना है, केस सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सपर्टीज लाना है, तो आपको और समझदारी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ रहे सर? तो तभी आ जाता है ना, तभी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को इतना गहराई से क्यों पढ़ना पड़ता है, यही तो कारण है। चलो सर, अगर कारण समझते हो तो मेहनत भी करोगे, और अगर बोलोगे सर कारण नहीं पता तो फिर मेहनत ना करें। और क्या। ओके सर, समझ में आ रहा है, बोझे যাচ্ছে रे। हेलो। हाँ सर। थैंक यू सर। चलो तुमको लेकर चले कहाँ, प्रोविजंस पढ़ने, जो आप लोगों को सबसे पसंद आता है ना। मुझे पता है बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब मैं प्रोविजंस पढ़ता हूँ आप लोग सबसे ज्यादा बोर होते हैं। लेकिन क्या करें सर, बिना प्रोविजंस का हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। देखो सर, ये कुछ समरी डिडक्ट मतलब कैलकुलेशंस का कॉन्सेप्ट है। मैं कुछ समरी आपको बताता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करता हूँ। इससे क्या होगा, आपको टीडीएस रिलेटेड एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना और प्रोविजंस को समझ पाएंगे तभी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। प्रोविजंस पे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में मेहनत करना पड़ेगा और दिक्कत हो जाएगा। मतलब अगर कोई कोई ऐसा करता है जानते हो ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है और उसे लगता है कि उसका सारा चीज हो गया, तो गलत फहमी में रहते हैं सर। ओनली सॉल्विंग क्वेश्चन इज नॉट एनफ। जब तक आप प्रोविजंस का सही तरह से रीड नहीं करते हो कभी भी आप प्रॉपर प्रिपरेशंस में नहीं होंगे, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल एग्जाम। क्या है ना सर, कुछ यूनिवर्सिटी टाइप एग्जाम होते हैं, कुछ कॉलेज टाइप एग्जाम होते हैं, वहां पर क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी ना स्टूडेंट जाके अपना नैया पार कर देता है। बट प्रोफेशनल में ना इतना इजी नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ और कुछ नहीं। ये एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ खराबी आ चुका है। क्या है, एजुकेशन सिस्टम इतना खराब मैं क्यों बोला, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 साल करके जाओ तो कॉमन आ जाएगा। आजकल ये यूनिवर्सिटी का ना कॉमन पैटर्न हो चुका है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज 5 साल का क्वेश्चन करके जाओ वहीं पे से कॉमन आएगा। अब इसके पीछे रीजन है कि स्टूडेंट पास कर जाए, मोरल उसका खराब ना हो। बट इसमें भी कुछ मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफनेस आना चाहिए। अच्छा देखो, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सेक्शन 192। सर सेक्शन 192 कब लगता है, नेचर ऑफ पेमेंट देखो सैलरी पे लगता है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब क्या सोर्स लिमिट क्या है, लिमिट कितना है, ये तो सैलरी पे टीडीएस लगाने का लिमिट क्या है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख और 3 लाख। एज दी केस में भी 5 लाख तक भी हो सकता है अगर आपका एज 80 लाख क्रॉस कर जाए तो बेसिक लिमिट 2,50,000 और 3 लाख एज द केस में भी। दिस इज टेकन केयर ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज टैक्स ऑफ द इनकम टैक्स। दिस इज टेकन केयर ऑफ इन कंप्यूटेशन ऑफ द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स। मतलब अगर आप बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं करते हो तो टीडीएस पे काउंट नहीं करो। ठीक है, कौन पेयर होगा, मतलब कौन पे करेगा और कौन पे ही होंगे, मतलब बेसिकली पेयर कौन होगा और पे ही कौन होगा। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। पे ही कौन होगा, एम्प्लॉय। मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है वो बेसिकली पे करेगा, मतलब मेन लाइबिलिटी उनका ही है। लेकिन गवर्नमेंट के घर में कौन जमा करेगा, लाइक एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। टीडीएस का रेट क्या रहेगा, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन फोर्स, मतलब वही अप टू 2.5 लाख एट द रेट नील, 2.5 लाख टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, सॉरी 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख। स्लैब सर, स्लैब
एट द रेट ऑफ 20% एंड ग्रेटर देन 10 लाख 30%, जो मैं बेसिक्स में भी करा के रखा, इसलिए मैं और फिर से दोबारा नहीं लिखा, ठीक है, मतलब लिख दिया, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 192 में सैलरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और उसमें आपका एवरेज रेट ऑफ जो टीडीएस रहेगा वो जो स्लैब रेट चलता है उस रेट में कैलकुलेशन होता है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, कब पेमेंट करना है, डिडक्शंस कब होगा, जब सैलरी पे होगा तब उनसे काट लिया जाएगा, सिंपल बात है। जब टाइम पेमेंट होगा मतलब जब पेमेंट किया जाएगा तब काट लिया जाएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कई बार अगर आप टीडीएस मतलब अगर कोई पार्क्विजिट कोई इसॉप, पार्क्विजिट मतलब ये सैलरीड पर्सन को मिलता है, ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, इसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, अगर कोई स्टार्टअप एलिजिबल है तो इन दैट केस उनका टीडीएस नहीं काटा जाता, अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा नोटिफिकेशन है तो, ठीक है, अदरवाइज काट लिया जाएगा नॉर्मल स्लैब पे। ये 192 का कॉन्सेप्ट है सर, बस इतना सा कॉन्सेप्ट, अरे बाबा और क्या चाहिए आप, आगे देखो 192A। 192A प्रीमैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करता है। प्रीमैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मतलब एम्प्लॉय अपना प्रोविडेंट फंड मेंटेन करता है किसके पास, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जहां पर एम्प्लॉयर भी पैसा डालते हैं। लेकिन अगर प्रोविडेंट फंड का मैच्योरिटी नहीं आया, पॉइंट भी नोटेड ना, प्रोविडेंट फंड का मैच्योरिटी नहीं आया, प्री मैच्योर विथड्रॉल कर रहे हो आप, पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट अगर 50,000 से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट अगर 50,000 से ज्यादा और इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ट्रस्टी ऑफ द ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो ट्रस्टी है, स्कीम और एनी ऑथराइज्ड पर्सन अंडर द स्कीम, वो पेयर बनेगा। पे कौन बनेगा, इंडिविजुअल। रेट क्या रहेगा, 10%। इन केस ऑफ फेलियर टू फंड इज पैन टीडीएस, मैक्सिमम मार्जिनल रेट लग जाएगा, मतलब वो इन दैट केस 20% वाला आ जाता है सर। कब पेमेंट करेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब जब उनको प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा 50,000 से ज्यादा, उस टाइम भी टीडीएस काट के पेमेंट होगा प्री मैच्योर विथड्रॉल पे। अगर टीडीएस वगैरह पैन वगैरह नहीं रहेगा तो फिर रेट बढ़ सकता है, तभी रेट बढ़ सकता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑन दैट टाइम जो चलेगा वो हो सकता है। স্যার বলছি প্রিম্যাচুর উইথড্রল प्री मैच्योर माने की, মানে ওটা টাইমের তুলে নেওয়া ওটা, বাট हाँ ওটা ऑब्वियसली। মানে টাইমটা কখন, মানে সেই উইথড্রল টাইম? টাইম কখন হয়, ধর তোর একটা ইন্স্যুরেন্স চলছে, তোর ইন্স্যুরেন্সটা ধর, বা তোর একটা এফডি চলছে, সিম্পল, হ্যাঁ, তোর একটা এফডি চলছে, তোর একটা ইন্স্যুরেন্স চলছে, ইন্স্যুরেন্সটা কি তুই যখন তখন ভাঙতে পারিস, নাকি তার একটা পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ড থাকে, তারপরেই তুই তুলতে পারবি টাকা। ব্যাংকে একটা ফিক্সড ডিপোজিট করলি, ঠিক আছে, ব্যাংকে একটা ফিক্সড ডিপোজিট করলি, ফিক্সড ডিপোজিটটা ব্যাংক বলে দেয় যে এটা 5 বছরের ফিক্সড ডিপোজিট, যদি 5 বছরের আগে তুই টাকাটা ভাঙতে যাস তাহলে তোর টাকা কেটে নেবে, একটা পেনাল্টি চার্জও করবে প্লাস ইন্টারেস্টও চার্জ করবে। টাকা তুলতে পারবি, ধর 10 লাখ টাকার এফডি আছে, কিন্তু মেবি 20,000 25,000 50,000 টাকা কেটে নেবে, डिपेंडिंग ऑन दी स्कीम टू स्कीम। चलिए प्री मैच्योर माने होच्छे सिंपल, प्री मैच्योर का सिंपल मतलब क्या है कि मेरा प्रोविडेंट फंड मैच्योर करेगा से फॉर एग्जांपल 15 इयर्स लेटर, लेकिन 5 इयर्स या 10 इयर्स के बाद ही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रोविडेंट फंड को विथड्रॉ कर लेना है। कई बार लोगों को इमरजेंसी पड़ जाता है, लेकिन अगर प्री मैच्योर विथड्रॉल का अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो उसमें टीडीएस लग जाता है। বুঝতে পারলি কথাটা? হ্যাঁ স্যার। दिस इज कॉल्ड प्री मैच्योरिटी। देख बहुत बड़ा है ये कॉन्सेप्ट, मतलब टीडीएस का जो सेक्शंस है वो लंबा है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, उस आइडिया देने के बाद कुछ क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं डिटेल्स में चलूँ, ठीक है। अब कुछ रेट बताने से ना क्या होगा, मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ से उठा रहा हूँ। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मानो कि तुमने किसी बॉन्ड वगैरह में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करके रखा और तुमको वहां से इंटरेस्ट दिया जा रहा है। सिक्योरिटी मतलब क्या, शेयर डिवेंचर बॉन्ड यही सब तो होता है सिक्योरिटीज। तो अगर किसी को 10,000 से ज्यादा इन ए फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग्स, इन केस ऑफ एन इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग्स, क्या बोला है, टैक्सेबल, ठीक है, टैक्सेबल बॉन्ड्स, देखो ध्यान से, टैक्सेबल
bonds 2003 7.75%, मतलब 2003 का 7.75%। सेविंग्स बॉन्ड 2018 का, ठीक है, इस तरह का जो भी बॉन्ड्स होते हैं इनके केस में टीडीएस का बात करना है। अगर सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड है 2018 का ग्रेटर देन 5000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड बाय अ कंपनी in which the public are substantially interested, paid or credited to a resident individual or HUF by an account pay check, no threshold specific in any other case। मतलब कोई थ्रेशोल्ड लिमिट जरूरी नहीं है, मतलब कोई 2.5 लाख के नीचे है या 3 लाख के नीचे है, डजंट मैटर। मैटर बस इतना करेगा कि अगर तुमने बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था और तुम्हें बॉन्ड का ऊपर बेस करके इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो रहा है। कैसा कॉन्सेप्ट है ये? बेसिकली 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स, या फिर 2003 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड्स, ये सब बॉन्ड का नाम है सर, ये सब बॉन्ड का नाम है। तो ऐसी चीजों में अगर आपको कभी 10,000 से ज्यादा मिल रहा है, कभी तुम्हें 5,000 से ऊपर अगर फाइनेंशियल ईयर में मिल रहा है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड बाय अ कंपनी इन व्हिच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा रहे हो डिवेंचर पे, उसी कंपनी में तुम्हारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब कंपनी में तुम्हारा शेयर होल्डिंग है 20% के आसपास, 20% और मोर होने से उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ बाय अकाउंट पे चेक, ठीक है, 5,000 से ऊपर अकाउंट पे चेक, नो थ्रेशोल्ड स्पेसिफिक इन एनी अदर केस। कौन पे करेगा, मतलब डिडक्ट कौन करेगा? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब जो पे कर रहे हैं आप, जो आपको डिबेंचर पे बॉन्ड पे इंटरेस्ट दे रहा है, पे कौन है? कोई भी रेसिडेंट, एनी रेसिडेंट, इंडिविजुअल एचयूएफ, एनी रेसिडेंट। रेट क्या बनेगा? 10%। कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। जब पेई के अकाउंट में क्रेडिट होगा, मतलब जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके अकाउंट पे जब क्रेडिट होगा, उस टाइम पे टीडीएस काट के क्रेडिट होगा, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। टाइम ऑफ पेमेंट पहले आएगा तो तब काटेगा, या फिर जब क्रेडिट किया जाएगा, मतलब जब ड्यू कर लिया जाएगा तब उसको डिडक्ट करके दिखा देगा, मतलब काटना तो पड़ेगा। 10% टीडीएस काट के ही पेमेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग टीडीएस का बारे में डिवेंचर सिक्योरिटीज में बोल रहा है, ठीक है। जैसे मानो रिसेंटली एक मैं आपको ये कंपनी लॉ क्लास में भी मैं बोल रहा था, इंडिया बुल का रिसेंटली बॉन्ड चल रहा है सर, उसका अलग अलग ट्रांचेस में उसका डिवेंचर दे इशू कर रहा है सर, ठीक है। ये देखो, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, कूपन रेट 10.15%, एडिशनल 0.25। अब इसमें डिटेल्स में पढ़ सकते हो, टर्म्स कंडीशन, नो टीडीएस एप्लीकेबल, देखो लिखा है, देखना चाहते हो? देखो कहाँ चला गया रे? आई थिंक ये लास्ट ट्रांचेस है। इशू ओपन, सिक्योरिटी कवर 1.25 टाइम्स ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, मिनिमम एप्लीकेशन तो आपको 10,000 का डालना पड़ेगा, 24 महीना, 36 महीना, 60 महीना, ये मैच्योरिटी डेट है, ठीक है। अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। नो टीडीएस एप्लीकेबल, इसमें कोई टीडीएस नहीं लगेगा, बोल दिया, नो टीडीएस एप्लीकेबल। बट अगर टीडीएस होता तो जब भी आपको मैच्योरिटी के बाद पेमेंट मिलता, ठीक है, तो टीडीएस काट के मिलता। ऐसे सिक्योरिटीज के केस में होता है, जैसे अभी आपको मैं दिखाया जो टैक्सेबल होता है। ऐसे बहुत सारे मार्केट में बॉन्ड अवेलेबल होता है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड में नहीं है, बट दूसरे बॉन्ड में आपको दिख जाएगा। कहाँ पता चलता है? अगर आप एनएससी के कैपिटल मार्केट बॉन्ड के साइड में जाओगे ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, यहाँ पर आपको भरा पड़ा मिलेगा, ये देखो, बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिख रहा है, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जस्ट अगर आप बॉन्ड में भी देखोगे, ये देखो रेगुलर दिख रहा है। रेगुलर का मतलब क्या है बोले तो? टैक्स है। और अगर आपको टैक्स फ्री दिखेगा ना, तो यहाँ पर लिख देगा कि वो टैक्स फ्री है बोल के। अभी तो सब रेगुलर ही चल रहा है, अभी सारे के सारे रेगुलर ही दिख रहे हैं मुझे, टैक्स फ्री दिख नहीं रहा है।
टैक्स पे नजर नहीं आ रहे हैं, तो कई बार आते हैं, कई बार टैक्स पे दिखाते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया टैक्स के बारे में, बट ये नॉर्मली जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पर बताते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ रहा है सर? दिस इज 193। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है, मैं एक एक करके आपको सेक्शन वाइज लेके जा रहा हूँ। आपको क्या याद रखना है बोलो तो? आपको याद रखना है कि किस पे टीडीएस लगता है, कौन सा सेक्शंस में बोला है, कौन पेयर है कौन पेई है, रेट क्या है और कब काटा जाता है। सेक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रेट मतलब अमाउंट ऑफ डिडक्शंस का मतलब अमाउंट ऑफ टीडीएस का लिमिट क्या है, कौन पेयर है कौन पेई है, मतलब कौन सरकार के घर में जमा करेगा और किसके एक्चुअल लायबिलिटी बनेगा। तो सिंपल बात है, रेट क्या है एंड कब काटा जाएगा। ये जो 4-5 सवाल है ना, यही आपको एक्चुअली याद करना चाहिए, ये याद रखना जरूरी है। 194, স্যার बोलो सर। ওই জায়গাটা একবার বলবেন ওই 192 এর এটা, কারণ ওই 192 হ্যাঁ 92 এ আর বি, ওই বিটা গভর্নমেন্টের, এটা আদার দেন গভর্নমেন্ট, তো এই জায়গাটা বুঝলাম না। 192 এতে তো প্রিম্যাচিউর উইথড্রল ছিল, এমপ্লয়ি প্রভিডেন্ট ফান্ড। এটাই স্যার বুঝতে পারছি না, এখানে 192 এর তোমার প্রিম্যাচিউর উইথড্রল ফর এমপ্লয় প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ আবার 192 এ আর 92 এ বি যেটা আছে, হুম তো কি তো এক এখানে না আলাদা? দুটো আলাদা, আমি এখানে 92 এ বি তে যাইনি আমি, আপাতত আচ্ছা, ওটা 193 বললাম। আলাদা, মানে 192 এর মধ্যেই পড়ছে কিন্তু আলাদা, তাই তো? আলাদা, হ্যাঁ এটা 193 তে আচ্ছা, বলছিলাম। না না এটা 192 এর কথা বলছি। 192 এটা স্যালারিড পারসন। হ্যাঁ স্যালারিজ এর মধ্যেই তো আছে না 192 এ আর বি। হ্যাঁ 192 এ 192 বি, বাট 192 এটা হচ্ছে এমপ্লয়ি যদি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলছে, আর এটা হচ্ছে আচ্ছা, অনলি স্যালারি। বুঝতে এটা হচ্ছে পেরেছি। অনলি স্যালারি, मतलब 192 इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। सैलरी पेमेंट के टाइम पे एज पर दी इनकम तुम्हारा टीडीएस काटा जाएगा। रेट क्या बोला है, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट इन फोर्स। मैं इसका कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आप लोगों को आगे कि कैसे टीडीएस होता है। अभी मैं क्योंकि प्रोविजंस बता रहा हूँ, तो इसका जो एवरेज रेट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो वही जो रेट है स्लैब रेट, स्लैब रेट से ही कैलकुलेट करके उसका एवरेज रेट को लिया जाता है। आई विल शो यू इन लेटर स्टेज, दिखाएंगे क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें दिखाएंगे। लेकिन ये सिर्फ सैलरी के ऊपर है, मतलब तुम्हारा सैलरी है उस पर तुम्हारा जो टैक्स अमाउंट होता है। अगर तुम 2.5 लाख के नीचे हो तो टैक्स में नहीं आते ना, अगर तुम 3 लाख के नीचे हो टैक्स पे नहीं आते ना, तो उसमें बेसिक लिमिट एग्जेम्पशन हो जाएगा। लेकिन अगर 2,50,000 से ऊपर आपका एनुअल इनकम है, अगर 3 लाख से ऊपर मतलब 60 साल के ऊपर के केस में 3 लाख और बिलो 60 के लिए 2,50,000, अगर तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, 3 लाख के ऊपर है, ठीक है, तो फिर तुम टीडीएस के अंदर आ जाओगे, टीडीएस के अंदर आ जाओगे, तो टीडीएस काट के तुम्हारा सैलरी पेमेंट होगा, जो भी रेट ऑन दैट टाइम चलेगा उसके हिसाब से, मतलब स्लैब रेट के हिसाब से एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मैं कैलकुलेशन शो करूंगा, रुक जाओ। लेकिन 192 सैलरी में बात कर रहे हैं, 192 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अगर प्री मैच्योर कर रहा है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, सैलरीड पर्सन, ये सैलरी में सिखाया जाता है सर। एक सैलरीड पर्सन जब अपना सैलरी उठाते हैं, उसमें से एक अमाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में डालते हैं और उसमें से एक अमाउंट एम्प्लॉय भी प्रोविडेंट फंड में डालते हैं। जितना एम्प्लॉय डालेगा उतना ही एम्प्लॉय डालेगा। और नॉर्मली जब वो रिटायर करेगा, कौन, एम्प्लॉय, तब उसको प्रोविडेंट फंड तो मतलब प्रोविडेंट फंड तोड़ने का मौका मिलेगा। अब कोई कोई क्या करता है, प्रोविडेंट फंड सब पैसा एट ए टाइम भी ले लेता है लम सम में, और कोई कोई क्या करता है वहां से पार्ट बाय पार्ट विड्रॉल करते हैं। दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है, लम सम में अलग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग, प्राइवेट के लिए अलग, ये सैलरी चैप्टर में बताऊंगा आपको। लेकिन दिस इज द प्रोविडेंट फंड जो एक्चुअली रिटायरमेंट टाइम पे, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट है ना। प्रोविडेंट फंड क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायर करोगे तो बेनिफिट लेना है इसका, रिटायरमेंट से पहले भी बेनिफिट ले सकते हो, वही तो, इसीलिए तो प्री मैच्योर विड्रॉल। लेकिन प्री मैच्योर विड्रॉल पे 10% का टीडीएस लग जाएगा। अगर 50,000 से ज्यादा विड्रॉल करोगे तो अपने ही फंड, फंड उसका ही है, फंड एम्प्लॉय का ही है, लेकिन उसको 10% का टीडीएस लग जाएगा जब भी विड्रॉल करेगा।
স্যার মানে जो কি ये একমাত্র hire করলেই ম্যাচিওর হবে, বা তাছাড়াও কি একটা দিয়ে দেয়, একটা মানে একটা অ্যামাউন্ট ফিক্স করে দেয় যে এত हाँ দিনের मतलब नॉर्मली एक टाइम फिक्स होता है हर एक सैलरीड पर्सन का कि रिटायरमेंट तक नॉर्मली रहता है, नॉर्मली रिटायरमेंट तक रहता है, या फिर रिटायरमेंट से पहले अगर कोई स्पेशल प्रोविजन निकाल के कि अगर कोई प्रोविडेंट फंड उठाना चाहता है तो उठा सकता है। प्रोविडेंट फंड पूरा अमाउंट मतलब टैक्स फ्री हो गया, या फिर मतलब कोई टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो प्री मैच्योर उठा लिया, मतलब जब प्रोविडेंट फंड मार्केट में अभी भी चलेगा, अभी उसका मैच्योरिटी नहीं आया है, तो अगर उससे पहले तुम वहां से पेमेंट पैसा उठाओगे तो अगर 50,000 के ऊपर है तब टीडीएस लगेगा। বোঝা গেল ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো? স্যার বলছি যে স্যালারির ক্ষেত্রে আমি অনেকে দেখেছি যে মানে যাদের বেসিক লিমিট ক্রস করেনি বা তাদেরও টিডিএস কাটছে আর কি, তো সেটা কোন কোন কন্ডিশনে হয়? সেগুলো বলবো, সেগুলো বলবো, এগুলো তো আমি একটু আগেও বলছিলাম। এরকম অনেক কেস আছে যেখানে বেসিক লিমিট क्रॉस করবে না তবুও टीडीएस काटবে। সেগুলো ডিপেন্ড করছে কি কোন ধরনের পেমেंट আছে, मतलब किस टाइप का पेमेंट हो रहा है उस पे डिपेंड करता है। कि बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं करेगा फिर भी टीडीएस काटेगा। वो डिस्कस करेंगे सर, आगे का चर्चा है। पहले थोड़ा मुझे ओवरऑल थोड़ा आइडिया दे देने दो, क्योंकि बहुत वास्ट है कॉन्सेप्ट, ठीक है? इधर-उधर हो जाएंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगा। 194 के बारे में थोड़ा आइडिया ले लो, मेन पॉइंट में थोड़ा आइडिया कर लो, फिर आगे आगे और भी बात करेंगे। 194 क्या बताता है? डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड किसको मिलता है? यू ऑल नो। आजकल हम लोग कंपनी लॉ में भी डिविडेंड पढ़ते हैं। कंपनी लॉ में तो पूरा डिटेल्स में डिविडेंड के बारे में चर्चा हो रहा है कि डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है, किस तरह का डिविडेंड हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, फ्री रिजर्व को कैसे यूज किया जाता है। डिविडेंड के बारे में अकाउंटेंसी में भी बहुत बात होता है, कंपनी लॉ में भी आजकल चर्चा चल रहा है, ठीक है? और अभी यहाँ पर हम लोग टैक्स में आ गए। तो जब किसी को डिविडेंड मिलता है इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, अगर अमाउंट 5,000 से ज्यादा है, greater than 5,000 in a financial year, in case of dividend paid or credited to an individual shareholder by a mode other than cash, cash नहीं चलेगा, ठीक है? The principal officer of domestic company, the principal officer of a domestic company मतलब जो कंपनी एक्चुअली आपको डिविडेंड पे करेगा, उनका जो ऑफिसर रहेगा, ठीक है? किसका किसका काटा जाएगा? रेजिडेंट शेयर होल्डर का काटा जाएगा। रेट क्या है? स्टैंडर्ड रेट इज 10%। आपको मैक्सिमम 10% ही देखने को मिलेगा ज्यादातर, नॉट इन ऑल केसेस, बट ज्यादातर ये 10% इज वेरी पॉपुलर। कब काटेगा? बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट बाय एन मोड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिविडेंड, बिफोर मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले काट दिया जाए। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपका टोटल इनकम से कम है, 2.5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा है, तो अगर डिविडेंड दे रहा है आपको तो कोई लिमिट का काम नहीं करेगा सर, ठीक है? तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। फिर आते हैं सर 194A। 194A मेनली किस पे बात करता है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डिवेंचर बॉन्ड में बात कर रहा था, बट यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिक्योरिटीज को छोड़ के अगर किसी दूसरे सोर्स से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो सोर्स मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 40,000 से ज्यादा हो इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन केस ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय अ बैंकिंग कंपनी, अगर इंटरेस्ट आपको बैंकिंग कंपनी के थ्रू से मिला है, पॉइंट टू बी नोटेड, बैंक आपको इंटरेस्ट दे सकता है, ड्यू टू एनी रीजन आपको इंटरेस्ट मिल सकता है बैंक से। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस जो बैंकिंग बिजनेस में एंगेज है वो भी दे सकता है। पोस्ट ऑफिस में भी आपने कुछ डिपॉजिट रखा था, उसके अंडर पे भी आपको नोटिफाइड स्कीम के तहत मिल सकता है, ना सर? इन ऑल द अबव केसेस he pay is a resident senior citizen। इन ऑल द अबव केसेस, ये जो 1 2 3 मैंने बोला आपको, इन ऑल द अबव केसेस he pay is a resident senior citizen, मतलब अगर वो 60 साल के ऊपर का है, टैक्स डिडक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 50,000। टैक्स डिडक्शन लिमिट इज ग्रेटर देन 50,000, ठीक है? और 5,000 अगर होगा, मतलब ग्रेटर देन 5,000 का अगर इंटरेस्ट आप लेंगे इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन अदर केसेस, मतलब अगर किसी का इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 के ऊपर जा रहा है, जैसे अभी मैं आपको 40,000 का बोला, अगर 5,000 के ऊपर जाएगा तो भी अदर केसेस के लिए डिविडेंड का टीडीएस काट सकता है, डिविडेंड नहीं इंटरेस्ट का टीडीएस काट सकता है। तो किसका काटेगा?
any person other than individual or HUF whose total sales, gross receipts or turnover from business or professions do not exceed 1 crore in case of business or 50 lakh in case of professions. Point to be noted. मैं समझाता हूँ. ये जो 194A एप्लीकेबल कब लगेगा? अगर किसी का इनकम 1 करोड़ क्रॉस नहीं करता है, बिजनेस या प्रोफेशंस का. बिजनेस के केस में 1 करोड़, प्रोफेशंस के केस में 50 लाख, उसके नीचे है ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. मतलब अगर आप 22-23 का कैलकुलेशंस कर रहे हो तो 21-22 में जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें आपका 1 करोड़ के नीचे है अगर आप बिजनेस करते हो तो, और अगर आप उस पर प्रोफेशन संभालते हो तो 50 लाख के नीचे का आपका रिसीप्ट है. तो कौन काटेगा? एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल or HUF whose total sales, gross receipt or turnover from business or profession do not exceed 1 crore in case of business or 50 lakh in case of profession during the immediately preceding financial year. Responsible for paying interest other than interest on securities. They are basically responsible. ठीक है, मतलब वो बेसिकली काटेगा. किसका काटेगा? जिसको इंटरेस्ट पे कर रहा है उसका काटेगा. दैट इज एनी रेसिडेंट. सर रेट क्या है? रेट इज 10%. कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज हायर. तो अगर मैं 194 को समरी करूं तो क्या मतलब निकल रहा है? अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है डिवेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या इस तरह का किसी चीज के लिए नहीं, सिक्योरिटी छोड़ के कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 40,000 से ज्यादा मिल रहा है, 40,000 से ज्यादा मिल रहा है, कौन दे रहा है? क्रेडिटेड और पेड बाय बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बिजनेस, पोस्ट ऑफिस ऑन एनी डिपॉजिट्स. ठीक है, ऐसे कोई लोग आपको दे रहा है. और अगर 40,000 का एक केस है या फिर 5,000 का भी केस हो सकता है. अगर सीनियर सिटीजन हो तो 40,000, अगर एनी अदर केस हो तो 5,000. सीनियर सिटीजन हो तो 40,000, एनी अदर केस हो तो, सॉरी मैं एक चीज गलत बोल दिया, सीनियर सिटीजन हो तो 50,000. सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक का लिमिट है. In all the above cases, if pay is a resident senior citizen, tax reduction limit is greater than 50,000. लेकिन नॉर्मल केस में वो 40,000 का काम करेगा और बाकी दूसरे लोगों के लिए 5,000. मतलब 5,000 के लिमिट में भी एनी अदर केसेस. ठीक है, अगर ये पोस्ट ऑफिस, मतलब मैं आपको बता देता हूँ फिर से और एक बार सिंपल कर देता हूँ. अगर आप बैंकिंग में पैसा नहीं रखते, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट बैंक से नहीं मिल रहा है, कोऑपरेटिव से नहीं मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे जगह से मिल रहा है, तो 5,000 के ऊपर भी मिलेगा तो 194 एप्लीकेबल हो जाएगा और 10% का टीडीएस लग जाएगा. सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 का लिमिट बना दिया. कब काटेगा? जब अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा. बट ये इंटरेस्ट क्या है? जो बैंक से मिल रहा है, जो कोऑपरेटिव से मिल रहा है, जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स वगैरह से मिल रहा है. बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? 194A आगे एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा. आज थोड़ा प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं ना, थोड़ा सा तो आधा अधूरा फील होगा आप लोगों को. अब मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन करा दूं, बट मैं क्या करता हूँ सर, पहले थोड़ा प्रोविजंस को रीड करा देता हूँ ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी होगा, फिर प्रोविजंस को भी रिपीट करूंगा. क्वेश्चन भी होगा फिर प्रोविजंस को भी रिपीट करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, थोड़ा आइडिया जल्दी मिल जाते हैं. और आप लोगों का प्रिपरेशन जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टीडीएस कम से कम एक बार पढ़ा तो दिए. इसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रोविजंस एज वेल एज क्वेश्चन एक साथ पैरेलली चलेंगे तो और क्लैरिटी होगा. इसीलिए क्लास थोड़ा लेंदी हो जाते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट काम का है सर, काम का है, कॉन्सेप्ट काम का है. अरे बोलो 194A में कोई डाउट? तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? अरे बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो. इतना चुप करने से कैसे पता लगेगा मुझे? जल्दी बताओ. ये बोझा कैसे की जाए नहीं, কাউকে কি বুঝতে পারলো নাকি কেউ? अरे विश्वजीत, अंश, स्नेहाशीष, किसी को समझ में नहीं आया क्या? आयन, बोलो सर.
नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझा दूंगा, बट बोलो तो सही। क्या मैं कनेक्टेड हूँ आप लोगों से? यस सर। बोझा घर से? यस सर। ओके सर, डोंट वरी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 194B ये क्या है सर? 194B आसान है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, एनी अदर गेम और एनी शॉट, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। अगर 10,000 से ज्यादा आपको गेन होता है, 10,000 से ज्यादा गेन होगा, तभी टीडीएस काटेगा। कितना टीडीएस काटेगा? 30%। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मानो 1 लाख कमाते हो। किस तरह से कमा रहे हो? लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, कार्ड गेम से, या अदर किसी गेम से। गेम खेल के जीत के आ रहे हो। 1 लाख पे कितना टीडीएस काट लेगा आपका? 30%। कौन काटेगा? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम बाय वे ऑफ सच विनिंग्स। किसका काटेगा? एनी पर्सन जो भी जीतेगा। डिडक्शंस कब होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सर 194B और 194BB में क्या फर्क है? सर हॉर्स रेस जानते हो? घोड़ा पे पैसा लगाना। हाँ, घोड़ा पे मतलब नॉर्मल घोड़ा पे नहीं, घोड़ दौड़ पे, हॉर्स रेस। जैसे कोलकाता में भी रेस कोर्स है, बैंगलोर में है, दिल्ली में है। रेस कोर्स पे जो घोड़ा दौड़ते हैं, उस पे जॉकी पे पैसा लगाया जाता है। तो विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस, अगर वहां से भी आप 10,000 से ज्यादा इनकम करते हो हॉर्स रेस से, तो उसका ऊपर भी 30% का टैक्स रेट है। ऐसे तो ये सब अदर सोर्स में चला जाता है, बट टीडीएस का क्या कहना है? बुक मेकर और एक पर्सन, कौन काटता है? इनको बुक मेकर कहा जाता है। जो हॉर्स रेस का मैनेजमेंट करते हैं उनको कहते हैं बुकी। इसलिए बोलते हैं बुक मेकर और ए पर्सन होल्डिंग लाइसेंस फॉर हॉर्स रेसिंग और फॉर अरेंजिंग फॉर वेजरिंग और बेटिंग इन एनी रेस हॉर्स। एक्चुअली हॉर्स रेस में पैसा लगाना, घोड़ा पे पैसा लगाना, पूरा का पूरा बेटिंग है, एकदम वेजरिंग है। वेजरिंग मतलब समझते हो ना, बेटिंग। तो उसमें 30% का टैक्स लग जाएगा जब भी आप 10,000 से ज्यादा कमाओगे। कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। 194 एंड 194B, सॉरी 194B एंड 194BB। मुझे नहीं लगता इसमें एकदम ही प्रॉब्लम होना चाहिए, बिकॉज बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मे भी आप लोगों को 194A में थोड़ा सा डाउट रह गया हो, मे भी, मुझे ऐसा लगा आप लोगों का आवाज सुन के। बट डोंट वरी, जब क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। बट ज्यादा कुछ नहीं था, इंटरेस्ट मिलने से आपको टीडीएस काट के देना पड़ेगा 40,000 के ऊपर। बाकी केस के लिए 5,000 का भी लिमिट है। 194C जो है वो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर पे बात करता है। सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड, सिंगल सम क्रेडिटेड और पेड। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करो 30,000 से ज्यादा, सिंगल मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन क्या होता है? मतलब एट ए टाइम, मतलब अगर मानो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो अभी, 30,000 किसी को पे कर रहे हो, 30,000 पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर सिंगल ट्रांजैक्शन पे, तो भी आपको टीडीएस काटना चाहिए। और अगर आप एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देखो, द एग्रीगेट ऑफ सम्स क्रेडिटेड टू पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए, और पूरा फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख से ज्यादा पेमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन? जो कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एनुअली अगर 1 लाख से ज्यादा पेमेंट करते हो, तो टीडीएस काट के पेमेंट करना। थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे इंडिविजुअल, ईचयूएफ नीड नॉट डिडक्ट टैक्स वेयर सम इज क्रिएटेड और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस। पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप घर के लिए कॉन्ट्रैक्टर में किसी को फर्नीचर बनाने दिए हो, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। इंडिविजुअल या ईचयूएफ मतलब आगे आप एक इंडिविजुअल इंसान हो, आपके घर के लिए आपने किसी कंपनी को फर्नीचर का काम करने के लिए रखा, कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसमें आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है। इंडिविजुअल ईचयूएफ नीड नॉट डिडक्ट टैक्स वेयर सम इज क्रिएटेड और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पसेस। ठीक है, तो फिर किसको काटना है? किसको काटना है सर? अगर ये पर्सनल पर्पस में हो रहा है तो नहीं, बिजनेस पर्पस में होगा तो करना पड़ेगा। कौन करेगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल और स्टेट प्रोविजनल कॉर्पोरेशन। तो गवर्नमेंट अगर किसी को कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसी को काम दिया था, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का कोई टेंडर में किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, फिर गवर्नमेंट उसको पेमेंट कर रहा है,
कोई कंपनी किसी को कोई काम दिया है, फर्नीचर का काम करना या कुछ भी, कोई फार्म, पार्टनरशिप फार्म, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड किसी भी तरह का बिजनेस, ठीक है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, सोसाइटी कर रहा है, सोसाइटी मतलब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, ये बिल्डिंग सोसाइटी भी हो सकता है अगर वो रजिस्टर्ड है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह, अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोफेशनल एक्ट, डिक्लेयर्ड यूनिवर्सिटी अंडर द यूजीसी एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन स्टेट और फॉरेन एंटरप्राइज, मतलब ये लोग अगर किसी को काम करा रहा है, ध्यान से सुनना, उस टोटल टर्नओवर और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस 1 करोड़ से ज्यादा है, बिजनेस कर रहा है तो 1 करोड़ से ज्यादा, प्रोफेशन कर रहा है तो 50 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर 22-23 का प्रीवियस ईयर है तो उसके पहले वाला प्रीवियस ईयर 21-22 में कम से कम उतना टर्नओवर होना चाहिए, तभी वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। अब आपके मन में चल रहा है सर टीडीएस कितना काटेगा, 194C के तहत कितना टीडीएस काटेगा? एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई करना, लेबर सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है सर। मानो आपके पास लेबर कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं इनको, आपको कोई बड़ा सा काम करवाना है, आप गवर्नमेंट को बोल रहे हो ठीक है, गवर्नमेंट आपको बोला कि भाई इसके लिए हमें 500 लेबर चाहिए, और 500 लेबर का जुगाड़ आपने लगाया, वो भी कॉन्ट्रैक्टर है, आप कॉन्ट्रैक्ट 500 लेबर लेके सरकारी ऑफिस में, कंपनी में, फार्म को दे दिए, वो काम करा रहा है, अलग अलग काम जितना सरकारी काम होता है या कंपनी का काम होता है, फार्म का काम होता है, ट्रस्ट का होता है, यूनिवर्सिटी का होता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी का होता है, उन पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करवा, एनी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर सकते हैं। सर ये समझ गए, कितना टीडीएस काटेगा वो बता दो सर। 1% ऑफ सम पेड, जितना पेमेंट करेगा उसका 1%, और क्रेडिट इफ द पे इज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर पेई जो है वो अगर इंडिविजुअल है एचयूएफ है तो 1% ऑफ द सम पेड, और अगर पेई कोई कंपनी है मतलब 2%, 2% कब लगेगा? 2% ऑफ सम पेड और क्रेडिट इफ द पे इज एनी अदर पर्सन, मतलब पेई अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा कोई और है, लाइक कोई कंपनी है, कोई फार्म है, कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, तो 2% टीडीएस काट के पेमेंट होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पेमेंट सिंगल ट्रांजैक्शंस पे 30,000 से ज्यादा हो और 1 लाख से ज्यादा हो तभी टीडीएस होगा, अदरवाइज नहीं। सर 194C क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बोलो सर। ये सब समरी डिस्कशन चल रहा है, अभी मैं डिटेल्स में क्वेश्चन कराया नहीं, सिर्फ समरी डिस्कशंस कर रहा हूँ। क्या बात समझ में जा रहा है सर, दिमाग में जा रहा है सर बात कि कब टीडीएस काटते हैं, किस रेट में काटते हैं, क्यों काटते हैं? हेलो, अगर ना है तो ना ही बोल दो सर कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा तो कुछ मतलब कोई रॉकेट साइंस तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि भाई प्लेन उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अरे বোঝা যাচ্ছে না নাকি? হ্যাঁ স্যার কিছুটা। কিছুটা কিছুটা क्यों है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो। आप लोग प्रोविजन सुन के, मैं बोला ना आप लोग का सबसे बोरिंग काम ही है, बट एक चीज देखो, जब भी क्वेश्चन करने जाएंगे फिर प्रोविजंस पे ही अटकेंगे। इनकम टैक्स को पढ़ने का यही तरीका है सर, प्रोविजंस को पढ़ो और क्वेश्चंस को समझो, और बिना प्रोविजंस पढ़े क्वेश्चन करने जाएंगे ना, क्वेश्चन करने में तो मजा आता है बट मुश्किल वही होगा कि अगर आपको लिमिट नहीं पता, सिस्टम नहीं पता, कुछ कर नहीं पाओगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। 194D इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस बंदे को कमीशन देना है, ठीक है, इंश्योरेंस बेच के कमीशन जो ले रहा है, अगर किसी को 15,000 देने फाइनेंशियल ईयर, 15,000 के ऊपर का कमीशन पे करोगे तो टीडीएस काट के पे करना। कौन पे करेगा? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय रेम्युनरेशंस और रिवॉर्ड फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्यूरिंग इंश्योरेंस बिजनेस। जैसे एलआईसी इंश्योरेंस का बिजनेस करता है, तो जिनसे भी इंश्योरेंस बेच रहा है उसको जब भी पेमेंट करेगा, अगर 15,000 इन्हें फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा पे करेगा तो
टीडीएस काट के पे करेगा। एनी रेजिडेंट कितना रेट है 5%। कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज एनी सम अंडर a life insurance policy greater than equals to 1 lakh or aggregate amount of payment to a payee in a financial year greater than equals to 1 lakh या फिर एनी अमाउंट जो भी पेमेंट किया जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब पेमेंट होगा उस टाइम पे टीडीएस काटेगा। किसका? एनी रेसिडेंट जिसका पॉलिसी है, जो पेई है। कौन काटेगा? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम अंडर एन एलआईपी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस, जो बोनस प्रोवाइड कर रहा है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट, जो एक्चुअली एलआईसी का पूरा अमाउंट पे कर रहा है। 1 लाख से ज्यादा होगा तो टीडीएस काट के 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज्ड, जो इनकम तुमने कंप्राइज किया उसका 5%। कब पेमेंट कब काटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। यही है, हर जगह में खेल यही है। और भी चीजें हैं, मैंने आपको 194DA तक अभी बोला, 194E से मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, आप लोग इतना सोच में पढ़ रहे हो ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन करते हैं। चलो ना, सोच में पढ़ने वाला कोई बात नहीं। एक एग्जांपल देखो, आपको क्लैरिटी आएगा इसे टीडीएस का कैसे होता है हिसाब किताब। देखो ये एग्जांपल देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर आप समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसा सवाल हो सकता है टीडीएस से, तो आपका मन में थोड़ा तसल्ली आएगा। नहीं तो आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते, यही दिक्कत है। अश्विन डूइंग मैन्युफैक्चर एंड होलसेल ट्रेड फर्नेसेस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अश्विन एक बिजनेसमैन है जो बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं, होलसेल में ट्रेड करते हैं। और आपके सामने, आप कौन, आप एक चार्टर्ड हो या सीएमए हो या सीएस हो, आपके सामने आया अपना डिटेल्स देके। सर 21-22 में इसने 1 करोड़ 5 लाख का टर्नओवर किया। ध्यान से देखना सर, 1 करोड़ 5 लाख का टर्नओवर किया 21-22 में। 22-23 में इसने 95 लाख का टर्नओवर किया। क्वेश्चन इज दैट एग्जामिन वेदर tax deduction at source, मतलब TDS provisions are attracted for the below said expenses incurred during the financial year 22-23। साथ में आपको कुछ और एक्सपेंसेस दिया, मतलब टर्नओवर दे दिया, अब आगे कुछ खर्चा किया। क्या खर्चा किया? इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक, इंटरेस्ट पेड टू यूको बैंक 15th August 2022 41,000 का। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टू राज, कॉन्ट्रैक्टर में पेमेंट किया 2 contracts of 12,000 each on 12th December 2022 24,000। शॉप रेंट पेड 1 पे, मतलब एक ही जन को पे किया फॉर 21 जनवरी 2023 को 2.5 लाख का। कमीशन पेड टू बालू, कमीशन पेड टू बालू ऑन 15th March 7,000 का। 4 तरह का पेमेंट किया। नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या ये हर एक केस में टीडीएस काटेगा या नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। ये जो अलग अलग केसेस आपके सामने रहा है, इस केस में अश्विन जो पेमेंट किया है, क्या अश्विन टीडीएस काट के पे करेगा या बिना टीडीएस, मतलब कब एग्जेम्प्टेड है या फिर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा? अब देखो ये पूरा खेल प्रोविजंस का है। मैं क्या करूं? प्रोविजंस अगर नहीं समझोगे तो फिर मैं क्या करूं? मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रोविजंस पे पूरा बात छुपा रहता है। अब इतना देर से मैंने आपको कुछ ऐसे चीज बताया जिसमें आपको आइडिया लग गया हो। टर्नओवर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय अश्विन 21-22 में कितना टर्नओवर है? 21-22 में 1 करोड़ का। ही हैज टू कंप्लाई विद द टीडीएस प्रोविजंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23। 21-22 में अगर किसी बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करता है तो सर्टेन पेमेंट्स में टीडीएस काटना जरूरी है। 22-23 में अभी भी उसका टर्नओवर 95 लाख का है, मतलब 1 करोड़ क्रॉस नहीं किया। लेकिन हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं कि अगर प्रीवियस ईयर में किसी का टर्नओवर, अगर वो बिजनेस करता है, बिजनेसमैन के केस में 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो गया और प्रोफेशन करता है,
तो 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो गया, मतलब प्रोफेशन के केस में टर्नओवर नहीं बोलते, रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट, क्रॉस रिसिप्ट। तो उन्हें टीडीएस काट के पेमेंट करना चाहिए। तो सेम टू सेम उसी हिसाब से चल रहे हैं। सब्जेक्ट टू एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड फॉर द अंडर रिलेवेंट सेक्शन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजंस। कुछ एग्जेम्पशंस होगा पर सर्टेन केस में टीडीएस काट के ही पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि TDS under section 194A is not attracted in respect of interest paid to a banking company. TDS under section 194A is not attracted in respect of interest paid to a banking company. अगर बैंकिंग कंपनी को कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो एज पर सेक्शन 194A TDS एप्लीकेबल नहीं है। अब बात होता है सर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट का। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 194C का मैटर है। 194C अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट भी पढ़े। TDS provision under section 194C would not be attracted if the amount paid to a contractor does not exceed 30,000 in a single payment or 1 lakh in the aggregate during the financial year. Point to be noted sir, हम लोग अभी पढ़ के आए कि अगर किसी को सिंगल पेमेंट में 30,000 पे कर रहे हैं या फिर एनुअली 1 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं तभी TDS काटेंगे। इन द एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। तो हमारा जो करेंट केस है उसमें इसने कितना किया, कॉन्ट्रैक्टर को 2 कॉन्ट्रैक्ट था 12,000 पे, तो ओवरऑल 24,000 का कॉन्ट्रैक्ट था। तो क्या TDS काटेगा? राज को जो पेमेंट करेगा TDS काटेगा सर? बोलो ना। नो सर। नो सर। अब यही तो पढ़ रहे थे। शॉप रेंट पेड टू वन पे, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड 10% अंडर सेक्शन 194 आई। अभी तक पढ़े नहीं है 194 आई, बट फिर भी यहाँ पर देख लो कि अगर तुम किसी को शॉप रेंट पे कर रहे हो एज एनुअल रेंटल पेमेंट एक्सीड्स 2,40,000, एनुअल रेंटल पेमेंट 2,40,000 एक्सीड करेगा तो 10% करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर शॉप रेंट 2.5 लाख का पे हो रहा है। और कमीशन पेड टू बालू, बालू का क्या करें? कमीशन का क्या बोला? 15,000 से ऊपर जाएगा तो TDS काटना है। No tax has to be deducted under section 194H in this case as the commission does not exceed 15,000. कमीशन 15,000 क्रॉस नहीं किया, कमीशन 15,000 क्या, कमीशन तो 7,000 में रह गया। तो 7,000 का कमीशन है तो फिर TDS नहीं काटेंगे। मतलब कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अश्विन के बारे में। तो कब TDS काटेगा और कब TDS नहीं काटेगा, यही तो है। अब इसी का लिए माथा पिची, तो आपको जो माथा लगाना है यही सब काम पे लगाना है। और इसीलिए मैंने ये लिस्ट लेके आप लोगों के साथ शुरू हो गया। आप लोग शायद सोच रहे हो क्या सर एक लिस्ट लेके पढ़ गए और उसी में माथा खराब कर। ये देखो अभी मैंने आपको 194 पढ़ा है ना। अच्छा होता कि शुरू में ही एक एडजस्टमेंट करा देते, लेकिन कोई काम नहीं होता क्योंकि बिना प्रोविजंस बताते हुए अगर मैं आपको एग्जाम्पल कराता तो आप लोग अभी जितना समझ पा रहे उतना भी नहीं समझ पा। इसलिए शुरू में थोड़ा बोरिंग लगा, बट आप देखो आपको समझ में आ रहा है। कितना रेंट पे किया? अगर किसी को 2,40,000 इन फाइनेंशियल ईयर का रेंट पे किया जा रहा है तो TDS काट के पेमेंट करो। 2,40,000 का रेंट अगर किसी को एनुअली पेमेंट कर रहे हो आप तो TDS काट के पेमेंट करो। इसमें ये भी बोला है कि कौन काट सकता है। देखो कितना सुंदर बोला है, कौन काटेगा? रेंट पे कर रहे 2,40,000 इन फाइनेंशियल ईयर, लेकिन कौन काट सकता है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF whose total sales or gross receipts or turnover from the business or professions carried on by him do not exceeds 1 crore। तो 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो काटेगा, 1 करोड़ के नीचे रहेगा तो नहीं काटेगा। 50 लाख के ऊपर जाएगा तो काटेगा, अगर 50 लाख के नीचे है तो नहीं काटेगा। तो हमारे केस में अश्विन का 1 करोड़ ऊपर जा रहा है। हमारे केस में अश्विन का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे इन दिस क्वेश्चन हम लोग जो अभी क्वेश्चन किया उसमें अश्विन 2022-23 में 1 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है, 1 करोड़ 5 लाख का, और 2021-22 सॉरी गलत बोला, 2021-22 में 1 करोड़ 5 लाख का, और 2022-23 में अश्विन का 95 लाख का टर्नओवर है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रूल क्या बोलता है? प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए तो TDS काटना पड़ेगा, और इसीलिए अश्विन ने काटा।
इसीलिए अश्विन ने 2,40,000 के रेंट पे टीडीएस काटा। किसका काटेगा? एनी रेसिडेंट का। कितना रेट है? अगर प्लांट मशीनरी रेंट पे देते हो, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, तो 2%। अमाउंट जितना का वैल्यू होगा उसका 2%। अगर लैंड बिल्डिंग या लैंड अपॉर्टिनेंट टू बिल्डिंग फर्नीचर और फिटिंग, मतलब लैंड के साथ जुड़ा हुआ बिल्डिंग है, लैंड के साथ जुड़ा हुआ मशीनरीज है, फर्नीचर्स है, फिटिंग्स है, मिला के है तो 10% टीडीएस। और सिर्फ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है तो 10%, सॉरी 2%। बोलो सर, क्लियर? कब काटेंगे? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ द पे, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज आर। हेलो, अरे बात पल्ला पड़ रहा है ना कि क्या है टीडीएस और कैसे करना है इसका हिसाब किताब। कमीशन ब्रोकरेज 194 एच अभी अभी बोला। हाँ सर, 194 ए का एक पॉइंट था यहाँ पर, वो मिसिंग था क्या? एक मिनट देख लेता हूँ। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 40,000 in a financial year in case of interest credited or paid by a banking company, a cooperative society। लेकिन यहाँ पर तो कंपनी नहीं दे रहे, हम कंपनी को दे रहे, तो उसमें टीडीएस का क्या है? टीडीएस नहीं होगा, इसीलिए टीडीएस नहीं दिया गया, इसलिए लिखा है पेमेंट टू यूको बैंक। क्वेश्चन पढ़ा ना आप लोगों ने, इसलिए टीडीएस नहीं हुआ है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? मतलब टीडीएस को कैसे पढ़ना है और उस रिगार्डिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। TDS under section 184 is not attracted in respect of interest paid to a banking company। अगर कंपनी हमें देता तो हम फिर TDS काटते, और कॉन्ट्रैक्टर का भी 194C बताया, तो ऑलरेडी 4-5 सेक्शन तो यहीं पर कवर हो गया। एग्जाम में ऐसे ही सवाल कर सकते, जब भी किसी भी बड़ा क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा दे दिया तो उसका TDS काट के ही आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। तो सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे इस पूरा कॉन्सेप्ट को? इस पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। तरीका ऐसा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक छोटा छोटा पॉइंट को पढ़ लेंगे और उसके रिगार्डिंग स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस कर लेंगे, और लास्ट में जाके कंप्लीट टोटल इनकम का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको टीडीएस का छोटा छोटा पार्ट नजर आएगा। तो बड़ा क्वेश्चन के अंदर टीडीएस का कैसे एडजस्टमेंट करना है, और स्मॉल क्वेश्चन के अंदर भी कैसे कैसे उसका एडजस्टमेंट छोटा छोटा, कोई भी सेक्शन उठा के सवाल कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए तभी आप जवाब दे पाओगे। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप जवाब नहीं देने में नाकाम रहोगे। अनुष्का, अयन, शालिनी, समझ में आ रहा है सर? मैं इतना आशा कर सकता हूँ कि एटलीस्ट एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल करने के बाद आप लोगों के दिमाग में घुस गया कि एक्चुअली वो क्या है। उससे पहले ऐसा लग रहा था कि चल क्या रहा है। आई होप कि मैं सही समझा। विश्वजीत का आवाज नहीं आया आज एकदम। विश्वजीत चुप क्यों हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? आज नहीं, ठीक है, ओके सर। तो फिर मैं आज इतना ही रखता हूँ। मैं नोट शेयर कर देता हूँ जिनके पास नहीं है। ओके, विश्वजीत ने मेरे को थम्स अप कर दिया, थैंक यू सर। ओके तो मैं इतना ही रखता हूँ सर, नोट शेयर करता हूँ आप लोगों से। आप लोग घर पे गो थ्रू करना, क्योंकि गो थ्रू करेंगे तो फिर मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि जब हम पढ़ाएंगे आपको तो आप भी फटाफट कनेक्ट कर पाएंगे। आज थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, मैं समरी नोट्स भी शेयर कर दूंगा जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, और जो मेन स्टडी नोट्स है जहाँ से आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा अलॉन्ग विद द रेट ऑफ टीडीएस, वो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी आज इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर। थैंक यू, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।